अगर आपको इटली का वीज़ा चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिसेंटली एक केस को मैंने अप्रूव्ड हुआ है मेरा, और उस केस को मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कितने अरसे का वो वीज़ा मिला और उसमें अपॉइंटमेंट हमने कैसे ली, सबमिशन कहाँ पे हुई, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं इनके वीज़ा की बात करूं तो वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है 15/9/2024 से लेके 15/3/2025 तक। आलमोस्ट ये आप कह सकते हैं कि 6 महीने का ये वीज़ा ग्रांट हुआ है। 90 डेज़ तक इसमें रुक सकते हैं और ये मल्टी एंट्री का वीज़ा लिया है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट इसकी मिलती है BLS वालों से जो KP के नॉर्दर्न एरिया या पंजाब से बिलोंग करते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में सबमिशन करनी होती है और इस्लामाबाद में सबमिशन से मुराद ये है कि उनको जो सेंटर लगता है वो इस्लामाबाद का लगता है। बाकी जो दूसरे अदर साइड्स हैं लाइक बलूचिस्तान आप ले लें, सिंध वाला तरफ ले लें, तो उनको कराची कॉन्सुलेट में सबमिशन करवानी पड़ती है। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपको BLS वालों से मिलती है और इसके लिए आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद BLS स्पेन, BLS इटली, BLS स्पेन कह दिया मैंने, सॉरी, BLS इटली, इस वेबसाइट पे चले जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वेबसाइट पे जाएं और इसको आप ख़ुद चेक करते रहें और कोई भी प्रॉब्लम आए तो BLS इटली वालों का वहाँ पे नंबर भी मौजूद है और वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। आप उनको ईमेल कर सकते हैं और फ़ोन के ज़रिए भी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इनकी अपॉइंटमेंट अरेंज की। अपॉइंटमेंट अरेंज करने के बाद इनके डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किए। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले देखें, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होता है, फिर इसमें आपकी तस्वीरें चाहिए होती हैं, फिर उसमें पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, फिर इसमें FRC है, उसके बाद एम्प्लॉयर का लेटर है, होटल बुकिंग है, अकोमोडेशन है, CNIC है, ट्रैवल इंश्योरेंस है। ये सारी की सारी डिटेल, इनकम टैक्स रिटर्न है, NTN वगैरह, ये सारी की सारी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट करके दे दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। ये तो है इनकी रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए। मैं जो इस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो जो आपका ट्रैवल प्लान होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और आपका जो रिक्वेस्ट लेटर है। अच्छा, रिक्वेस्ट लेटर मैंने सिंपल सा इनका बनाया है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वजाहत की हैं। अब सिंपल क्यों मैंने बनाया था? सिंपल इसलिए बनाया था कि बहुत लंबा अगर आप रिक्वेस्ट लेटर बना देते हैं तो क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर उसको इतना ज़्यादा डीपली नहीं पड़ता अगर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती होता है, उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो अगर आप अपनी बात को आसानी के साथ छोटे अल्फाजों में, मतलब आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी अल्फाज में कहूँ तो अगर आप एक शेर के ज़रिए उनको बयान कर दें तो तशरीह वो ख़ुद कर लेते हैं। ठीक है, तो शेर से मुराद मेरा क्या है कि आपने इसके अंदर अपनी डिटेल लिखनी होती है, अपनी इटनरी लिखनी होती है। जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसके अंदर मैंने वजाहत की है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी कंपनी है और मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। इसमें जो ट्रैवल प्लान मैंने रखा वो मैंने रखा इटली और स्विट्ज़रलैंड का रखा। ठीक है, और इटली से स्विट्ज़रलैंड कैसे गया मैं चल के बताता हूँ ये सारी चीज़ें। और इनका मैंने डिपार्चर, बेसिकली ये जो केस मैंने अप्लाई किया है ये सियालकोट से मैंने अप्लाई किया था, मतलब सियालकोट का मेरा अप्लीकेंट था, उसका मैंने वीज़ा अप्लाई किया। मैंने पहली चीज़ क्या की कि सियालकोट से ही इनकी फ़्लाइट बनाई। ठीक है, मोस्टली लोग क्या होता है कि अगर सियालकोट से कोई बंदा है या आसपास के शहरों से है बंदा, तो एजेंट्स क्या करते हैं, उनके शहर से टिकट बनाने के बजाय वो अपने शहर से टिकट बना देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर लाहौर में हूँ और मेरे पास कोई सियालकोट का आ जाता है तो मैं लाहौर से मोस्टली टिकट बना लूँगा। तो एजेंट ये करते हैं।
आपने ये गलती नहीं करनी। जिस शहर का बंदा है उस शहर के अंदर एयरपोर्ट है तो बिल्कुल ठीक है, आप वहाँ से टिकट बनाएं। अगर एयरपोर्ट नहीं है तो सबसे करीबी एयरपोर्ट कौन सा लगता है, ठीक है, आपने वहाँ से बनाना है। सम टाइम पे ऐसे होता है कि जिस शहर में बंदा रह रहा है उस वहाँ पे एयरपोर्ट तो है लेकिन वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही। तो ये 2-4 चीज़ें होती हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना होता है। मद्देनज़र रख के फिर आपने प्लान करना होता है कि आपने टिकट कैसे बनानी है। तो टिकट बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी होटल बुकिंग, यहाँ पे मोस्टली लोग गलती करते हैं। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं कि एक शहर का या एक कंट्री का शेंजन के अंदर प्लान दे देते हैं, ठीक है। देखिए शेंजन वीज़ा मोस्टली लोग इसलिए लेते हैं कि वो एक ही वीज़े के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज़ में जा सकें। मतलब कहने का 2 या 3, शेंजन का मतलब ये होता है, शेंजन वीज़ा ही वो अप्लाई करता है जिसने शेंजन में लैंड करने के बाद 2 या 3 कंट्रीज़, बहुत कम ऐसा होता है बंदा बिज़नेस के लिए जा रहा हो तो फिर वो एक कंट्रीज़ को सिलेक्ट करता है, अदरवाइज़ 2 से 3 कंट्रीज़ का वो प्लान देता है। मैंने पहले बताया आपको, मैंने इसमें प्लान जो दिया था वो इटली और स्विट्ज़रलैंड का प्लान दिया था। अब उसके बाद क्या किया मैंने, इटली के अंदर सबसे पहले मैंने जो इनको लैंड करवाया वो मैंने करवाया रोम के अंदर। रोम के अंदर मैंने इनकी जो रखी हैं दिन रखे हैं, नाइटें रखी हैं, वो मैंने आलमोस्ट 4 रातें यहाँ पे रोम के अंदर रखी थी। अब रोम के बाद फिर मैं इनको बाय ट्रेन लेके गया हूँ। बाय ट्रेन कहाँ पे लेके गया हूँ, मिलान के अंदर। मिलान के अंदर फिर मैंने इनकी मज़ीद रखी 4 रातें, टोटल 8 रातें मैंने रखी इनकी इटली के अंदर। तो देखें, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे होते हैं या जहाँ पे आपने सबसे पहले लैंड करना होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्स का स्टे आपने वहीं पे रखना होता है। अगर आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टे नहीं रखते तो ये भी आपकी एक रिफ्यूज़ल की वजह बनती है। वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये आता है कि मेरे मुल्क में इसने इतना अरसा नहीं रुकना, ज़्यादा इसने किसी और मुल्क में रुकना है, तो वीज़ा मेरी कंट्री से क्यों अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छा ये हो गई। उसके बाद दोबारा मैं इनको ले गया मिलान से ज्यूरिक, ठीक है, और वो भी मैं इनको लेके गया बाय ट्रेन लेके गया हूँ। क्यों लेके गया हूँ, वहाँ से ट्रेन ईजी है। जब आप शेंजन का मैप देखते हैं तो मैप के ऊपर आपको जो करीबी कंट्री होती है जहाँ से आपको ईज़िली ट्रेन मिल जाए तो आप वो मुल्क को सिलेक्ट किया करें। अगर मैंने ये स्पेन से अप्लाई किया होता तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले किसको, फ्रांस को प्रायोरिटी देता, क्योंकि बॉर्डर साथ साथ हैं। तो इस तरीके से जिनके बॉर्डर साथ हों या जहाँ से आपको इजीली ट्रेन मिल जाए वहाँ के आप लोगों ने रखेगा, क्योंकि ट्रैवलर जितने भी यूरोप के अंदर जाते हैं, शेंजन के अंदर जाते हैं, वो प्रेफर करते हैं ट्रेन्स को, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की होती है ट्रेन ज़्यादा उनको ईजी पड़ती है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इनको फिर वहाँ से ले आया ज्यूरिक, और ज्यूरिक के अंदर मैंने इनकी रखी 3 रातें, और ज्यूरिक से फिर इनको वापस ले आया। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि शुरू में हमने ज़्यादा नाइटें जिस मुल्क के अंदर लैंड करना होता है वहाँ पे रखनी होती है, प्लस उसके बाद क्या करना होता है, जहाँ पे जो दूसरा कंट्रीज़ है वहाँ पे आपने कम रातें रखनी होती है। 8 और 3 के हिसाब से मैंने इनका प्लान बनाया। तो 10 से 11 दिन से ज़्यादा आपने ये प्लान नहीं रखना होता। इसके बाद डेफिनेटली मैंने बिज़नेस की डिटेल इनकी डाली और इनका मैंने लिख के दिया ये क्या क्या काम करते हैं। ये एक सिंपल सा पैटर्न होता है, आपको अपने बिज़नेस के बारे में बताना पड़ता है कि आपका बिज़नेस किस तरह का है, वहाँ से आप कितनी इनकम जनरेट करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे है, ये आपने डिक्लेयर करना होता है। तो ये हो गया। अब फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म, अक्सर लोग फॉर्म फिल करने के अंदर भी गलती करते हैं। फॉर्म फिल करने के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे वो आपसे होटल की अकोमोडेशन का पूछता है कि आपने कहाँ पे रुकना है, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक ही होटल का जिक्र करते हैं। वहाँ पे आपने तीनों होटल्स के नाम मेंशन करने होते हैं, तीनों होटल्स के एड्रेस मेंशन करने होते हैं, प्लस तीनों होटल्स के आपने फ़ोन नंबर मेंशन करने होते हैं। मतलब कहने का 2 हैं या 3 है, जितने भी होटल हैं, 3 इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर 3 होटल
बुक किए थे। होटल्स मैंने कौन कौन से बुक किए थे वो स्क्रीन के ऊपर नाम मैं चला दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक तो यहाँ पे गलती करते हैं और दूसरा नंबर पे जहाँ पे वो पूछा जाता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। ऑक्यूपेशन में आपने बेसिकली बताना होता है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, बजाय इसके कि वहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिखें या आप लिखें वहाँ पे आप डायरेक्टर हैं या इस तरह की कोई भी वजाहत करें। तो आपने अपनी बिज़नेस के बारे में वहाँ पे बताना होता है कि मेरा इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, मेरा गारमेंट्स का बिज़नेस है, वट एवर जो बिज़नेस है। फिर देन आपने इसके नीचे जहाँ पे होता है वहाँ पे आपने कंपनी की डिटेल लिखनी होती है और उसका फ़ोन नंबर लिखना होता है, उसका एड्रेस लिखना होता है। प्लस आपने एक चीज़ और जिसके अंदर आप कह सकते हैं आपकी कवरेज होती है, इंश्योरेंस, वो आपने लगानी होती है। और वो आपने कैसे लगानी होती है, अगर आपका 10 दिन का प्लान है तो एटलीस्ट आप वो 15 दिन की लगाएं। अगर आपका 7 दिन का प्लान है तो एटलीस्ट वो 10 डेज़ की आपने इंश्योरेंस लगानी है। और इंश्योरेंस के अंदर आपका कम से कम भी 30,000 यूरो की कवरेज होनी चाहिए। अगर उससे नीचे की कवरेज होगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और आखिर में जो आपको टिप देने जा रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि आपने जब भी वीज़ा को अप्लाई करना है तो आपने एक इटनरी पहले से प्लान करनी है। जैसे आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आप चेक करते हैं मुझे कन्वेंस कैसे मिलेगी, मैं कैसे आगे ट्रैवल करूँगा और उसमें फ़ासला कितना लगेगा। ये सारी वर्किंग मैं पहले से करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि हमने लैंड कहाँ पे करना है, उसके बाद हमने करीब, जैसे मैंने डायरेक्टली पहले इनको जो लैंड करवाया था, इनका जो था मेरे पास, मैंने इनको कराया था रोम में। मैं इनको मिलान में भी करवा सकता था, मिलान में अगर लैंड करवाता फिर रोम में आता और फिर उसके बाद ज़्यूरिख का बॉर्डर दूर हो जाता। तो आपने क्या करना होता है, एक पूरा ट्रेल जिससे आपका वीज़ा ऑफिसर को साबित हो सके कि इस बंदे ने वाकई वर्किंग की हुई है। तो पहले इसने यहाँ पे लैंड किया, यहाँ से इसको ये वाला स्टॉप करीब मिलेगा, यहाँ पे ये रुकेगा, फिर देन ये आगे जाएगा। तो डिफ़ाइन होना चाहिए आपका जो रूट है। अगर वो डिफ़ाइन नहीं होता तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।